तो बेटा आज मैं आपका साइंस का प्रैक्टिस पेपर 1 करवाने जा रही हूँ। ये आपका साइंस का पेपर है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, आप ये पढ़ सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले फिजिक्स के हैं, भौतिक विज्ञान के। सेक्शन ए में निम्नलिखित में से किस में आँख में क्रिस्टलीय लेंस दूधिया और धुंधला होता है? तो किस रोग में होता है? मोतियाबिंद में होता है। हमारी आँख में जो लेंस होता है क्रिस्टलीय लेंस, वो दूधिया और धुंधला हो जाता है। नेक्स्ट आपका है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? बेटा चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। नेक्स्ट आपका, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या है? किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर भी बोलते हैं इसे हम, जैसे किलोवाट आवर भी लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तार संधि का प्रतीक। तार संधि का प्रतीक दिख रहा है, ये बना दिया हमने तार संधि का प्रतीक। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन है, अभिकथन और कारण। यहाँ पे आपको अभिकथन और कारण दिया गया है, आपने देखना है दोनों सत्य है या पहला सत्य है दूसरा असत्य है, या आपका अभिकथन असत्य है और कारण जो है वो सत्य है। तो इस तरह आपको ये देखना है, चेक करना है। पहले ये दोनों कथनों को आपने पढ़ना, अभिकथन को भी और कारण को भी। प्रकाश रेटिना से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, तो ये बात क्या है? गलत है। और आँख का लेंस निकाय रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि ए असत्य हो गया और आर सत्य हो गया। तो इन हमारे पास ये चार ऑप्शन दिए हुए, ए असत्य है परंतु आर सत्य, तो इसमें रहेगा डी ऑप्शन रहेगा आपका। नेक्स्ट आपका, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो ये किस किस कारक पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर और पदार्थ की प्रकृति पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, इन तीनों बातों पर निर्भर करता है। और में करके ये क्वेश्चन है आपके पास, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पाशारू क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं? जो वैद्युत युक्तियाँ होती है हमारे घर में, जैसे बेटा वैद्युत युक्तियाँ कौन सी है? जैसे आपने बल्ब लगाया है, ट्यूब लगाई है, और फ्रिज है, हमारा टीवी है, ये सारी वैद्युत युक्तियाँ हैं। तो इनको अगर हम श्रेणी क्रम में ना लगा के पाशारू क्रम में लगाते हैं तो उससे क्या लाभ है? पाशारू क्रम में संयोजित सभी उपकरण वोल्टेज के विभक्त नहीं होने के कारण सुचारू रूप से कार्य करते हैं। मतलब इसमें जो वोल्टेज होती है वो विभक्त नहीं होती है। पाशारू क्रम में अगर हम संयोजित करते हैं तो सभी जो आपके वैद्युत युक्तियाँ होती है वो सुचारू रूप से कार्य करती है, या उपकरण भी कह सकते हैं इसको हम। नंबर 2 है, पाशारू क्रम में संयोजित उपकरणों में से किसी एक के खराब होने की स्थिति में भी अन्य उपकरण कुशलता से कार्य करते रहते हैं। अब अगर एक खराब हो गया तो बाकी उपकरण जो है वो सही काम करते रहेंगे, कुशलता मतलब अच्छी तरह से काम करते रहेंगे। देखो श्रेणी क्रम और पाशारू क्रम में क्या अंतर है बेटा? देखो श्रेणी क्रम में हम ऐसे जोड़ते हैं, ये युक्तियाँ ऐसे होता है, ये श्रेणी क्रम होता है यानी कि एक ही लाइन में सारे। और पाशारू क्रम आपका ये होता है एक ऐसे तो एक ऐसे, ये पाशारू क्रम होता है, ठीक है बेटा। ये डिफरेंस है आपका श्रेणी क्रम और पाशारू क्रम में, ये आपने लगाया। नेक्स्ट वाला फिर ऐसे लगेगा ये, ठीक है, ये ऐसे, इसको कहते हैं हम पाशारू क्रम। तो जब हम ऐसे लगाएंगे तो इसमें क्या होगा? अगर एक खराब हो गई तो दूसरी खराब नहीं होगी और ये सही तरह से चलती रहेगी। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 4 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है हमने। तो फोकस दूरी इसमें माइनस है, आपकी अवतल लेंस है, इसलिए लेंस की क्षमता हमें ज्ञात करनी है। क्षमता को हम P से डिनोट करते हैं। तो P क्या होती है? P = 1/f होती है। ये आपका 1/-4 आ गया और ये आपका डिवाइड करने पर आया -0.25 डायोप्टर। जो लेंस की क्षमता है उसे हम डायोप्टर से मात्रक है इसका, तो लास्ट में हम डायोप्टर के लिए D लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए निर्धारित चिन्ह परिपाटी लिखिए। कि गोलीय दर्पणों में परावर्तन के लिए क्या निर्धारित चिन्ह परिपाटी होती है? कहाँ पे हम कहाँ से हम उसको मापते हैं, कहाँ पे प्लस लेते हैं, कहाँ पे माइनस लेते हैं, ये सब आपको बताना है। फर्स्ट हमने लिखा है, बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, ये याद रखना है। बिंब का मतलब होता है बेटा वस्तु जो है हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। नंबर 2 है, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से मापनी है? दर्पण के ध्रुव से मापनी है। और नेक्स्ट आपका है, मूल बिंदु के दाईं ओर यानी कि +x के x अक्ष जो होता है, मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है, और मूल बिंदु के बाईं ओर सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है, यानी कि -x के अनुदिश, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि मूल बिंदु के दाईं ओर सभी दूरियां धनात्मक और मूल बिंदु के बाईं ओर सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है।
अब मानव नेत्र का एक नामांकित आरेख बनाएं। ये तो सभी बच्चे बना सकते हैं, सभी बुक में दिया हुआ है बेटा, और आप वहाँ पे से बनाएंगे इसे और उसके नाम अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम का नाम व परिभाषा लिखिए। कि जो हमें ये दिया गया है इससे कौन सा नियम इसमें यूज होता है और क्या नियम होता है वो हमें यहाँ लिखना है। जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है आपका, किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा नियम लगता है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। यह नियम कहता है कि यदि कोई अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े, मतलब किसी तार को लेना आपने जिसमें से करंट पास हो सकता है, वैसे आपने देखना है बेटा कभी उसमें से आप उसको स्विच पे लगा दो, स्विच पे उसका कनेक्शन नहीं करना आपने, बिजली से नहीं कनेक्शन करना, आपने सोच लेना है ऐसी जो आपकी चालक तार होती है जिसमें से विद्युत पास हो सकती है, जैसे आपकी रेड कलर वाली तार जो होती है, आपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ना है कि अंगूठा जो है विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? विद्युत धारा की दिशा की ओर। तो उंगलियां जो है चालक के चारों ओर, उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। आपकी सारी उंगलियां मुड़ी होंगी, अंगूठा ऊपर की ओर होगा, तो अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। तो उंगलियां जो है चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। ये है आपका दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, 2 ही नियम आपके रह गए हैं सिलेबस में, और ये नियम आपके पेपर में पक्का पक्का आने वाले 100%। नेक्स्ट पार्ट जो दिया है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल। अब जब बल आ गया तो इसमें 3 बातें हो गया बेटा, चुंबकीय क्षेत्र है, धारावाही चालक है और बल है इसमें। तो ये होता है आपका फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। ये आपने याद रखना है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो इसमें हमने 3 चीज़ें लेनी है जब बाएं हाथ की, अब क्योंकि वाम है तो वाम मतलब बायां, ऊपर आपने क्या दक्षिण, दक्षिण मतलब दायां। जब बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा, अब मध्यमा होती है बीच वाली उंगली बेटा, और तर्जनी क्या है? जो अंगूठे की तरफ उंगली है आपकी मध्यमा के पास बिल्कुल जो है अंगूठे की तरफ, ये वाली आपकी कहलाती है तर्जना। और अंगूठे को इस प्रकार फैलाया जाता है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी जो है हमारी अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा जो बीच वाली उंगली है आपकी वो धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। ये मैंने आपका यहाँ बना दिया बेटा, ये जो है आपका ये अंगूठा है और ये आपकी तर्जनी है और ये आपके धारा की दिशा मध्यमा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और तीनों को इस तरह से आपने फैलाना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आपका अंगूठा ऊपर की ओर संकेत कर रहा है और ये आपकी तर्जनी है, ठीक है, और ये है आपकी मध्यमा। तो मध्यमा किसकी ओर संकेत कर रही है? धारा की दिशा की ओर, और तर्जनी किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर। तो अंगूठे पर क्या होगा? अंगूठा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है, किसी वृत्ताकार पाश में प्रवाहित धारा के कारण, ये वृत्ताकार पाश दिख रहा है बेटा, वृत्ताकार पाश यानी कि तार को आपने गोल गोल लपेट दिया है, यहाँ दिख रहा है ये गोल लपेटी हुई है तार, तो ये कहलाता है वृत्ताकार पाश में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का आरेख खींचिए। ये आपका आरेख यहाँ पे खींच दिया गया है। तो अब इसके कई सारे पॉइंट होते हैं, ये हर एक बिंदु पे, अब ऊपर और नीचे बिंदु पे इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र दिखाया गया बेटा। ये हर पॉइंट पे इसका चुंबकीय क्षेत्र होता है, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, है ना। अब इसमें हमें दिखाना क्या है? वृत्ताकार पाश में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का आरेख खींचना है। ऐसा क्यों है कि n फेरों की किसी वृत्ताकार कुंडली से किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक फेरे द्वारा उसी बिंदु पर उत्पन्न क्षेत्र का n गुना होता है? ऐसा क्यों होता है? तो आपको यहाँ पे 2 देने हैं यहाँ पे आंसर। फर्स्ट जो है आपका, धारा ले जाने वाले वृत्ताकार लूप के प्रत्येक बिंदु पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संकेंद्रिक वृत्त बड़े और बड़े हो जाते हैं। ये देख रहे हो बेटा आप, ये वृत्त जो है पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे आप और घुमाओगे तो ये क्या होते जाएंगे? और बड़े होते जाएंगे। ठीक है, क्या होते जाएंगे? ये बड़े। मैं आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ, देखो अब इसको ऐसे घुमाओगे तो ये बड़े बड़े होते जाएंगे, ऐसे ऐसे। ये किसी एक पॉइंट लिया हमने और इसके चारों ओर आप ये देख रहे हो जो वृत्त है ये बड़े बड़े होते जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले
सन केंद्रित क्यों कहा है बेटा? क्योंकि इनका केंद्र एक ही है, बीच में जो पॉइंट आप ले रहे हो बड़े और बड़े हो जाते हैं क्योंकि हम तार से दूर चले जाते हैं। नंबर 2 है लूप के केंद्र में क्षेत्र सीधी रेखा के रूप में दिखाई देता है। ये दिख रहा है लूप के केंद्र में, मतलब बीच में ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो सीधी रेखा के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब एन फेरो की बात करते हैं हम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक वृत्ताकार मोड़ में धारा की दिशा समान होती है। प्रत्येक वृत्ताकार मोड़ में क्या होती है? धारा की दिशा समान होती है और मोड़ के कारण उत्पादित क्षेत्र बढ़ता जाता है। ये मोड़ के कारण है, ये मुड़ रहा है जैसे, तो इसके कारण उत्पादित क्षेत्र बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है आपका चूना पत्थर के ऊष्मीय वियोजन द्वारा निम्नलिखित में से किस में क्या उत्पन्न होता है? बिना बुझा हुआ चूना। ये आपको याद रखना है, इंग्लिश में इसको हम क्विक लाइम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयनों को मिलाने पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया होगी? तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के जब आप जलीय विलयन को मिलाएंगे, दोनों के विलयन को मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? अवक्षेपण। अवक्षेपण मतलब प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट है आपका 13 इमली में डैश अम्ल उत्पन्न होता है। कौन सा अम्ल होता है? इमली में उत्पन्न नहीं होता, इमली में डैश अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट आपका एक धातु का उदाहरण दीजिए जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है, वो है चांदी, और सोना भी होती है बेटा, और आपने इसमें चांदी आंसर देना है। 15वां आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन है, अभिकथन और कारण। प्रश्न के नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए उत्तर दीजिए। अभिकथन और कारण दोनों आपको पढ़ने हैं, देखना है पहले दोनों सत्य है या एक सही है एक गलत है, उसके हिसाब से ऑप्शन लगेंगे। तो पहला देखिए, साबुन कठोर जल के साथ स्कम बनाता है, ये बिल्कुल सही बात है। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, ये भी सही बात है, तो दोनों सत्य है। और आर जो है, क्योंकि इसी बात को रिलेट किया गया है, तो ये आर एक ही सही व्याख्या है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो जब प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या तीर के बाईं ओर तथा तीर के दाईं ओर समान होती है, जैसे सोचो बेटा, आपको मैं एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। जैसे आपने लिखा CaCO3, ये तीर लगाते हो आप, ये यहाँ लिखते हो CaOCO2, तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से परमाणु हैं? कैल्शियम का है, कार्बन का है, ऑक्सीजन का है। तो यहाँ पे हमने कहा है प्रत्येक तत्व, ये जो हमारे हैं तत्व हैं, ये हमारे तत्व हैं, ठीक है। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, परमाणु कौन कौन से हो गए? कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, तीर के बाईं ओर तथा तीर के दाईं ओर समान होती है। ये तीर के हमारे क्या है? बाईं ओर है और ये दाईं ओर है। ये अब क्या है, आप यहाँ पे गिनो, कैल्शियम का कितना परमाणु है? 1 परमाणु है, यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ भी 1 परमाणु है। ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे मिला के कितने हो गए? 1 और 2 3 हो गए। 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। और कार्बन का 1 है, तो यहाँ भी कार्बन का 1 है, ठीक है बेटा। तो ये हमने ऐसे गिनना है, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या तीर के बाईं ओर तथा तीर के दाईं ओर समान होती है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करता है। इसलिए क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का पालन करता है। अगला है आपका, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि कार्बन और उसके यौगिक जो होते हैं उनका उच्च ऊष्मीय मान होता है, वो अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और इष्टतम ज्वलन ताप होता है, मतलब जल्दी से वो आग को पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 18वां, परखनली ए और बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। आपने 2 परखनली लेनी है, परखनली ए और परखनली बी, जिसको हम टेस्ट ट्यूब कहते हैं बेटा। एक में आपने परखनली ए इसका नाम देना है, इसका नाम बी देना है। ए में आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है और दूसरे में आपने एसिटिक अम्ल लेना है, CH3COOH, इसको हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। अब इसमें दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है, इनकी मात्रा जो है समान है, जितनी हम लेंगे इसके अंदर हम ऐसे दिखा देते हैं। यहाँ पे हम, ये HCl है और ये दूसरी में हमने लिया है एसिटिक अम्ल, ठीक है। अब इसमें जो सांद्रता है और अम्ल की जो मात्रा है वो समान है। किस परखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों? धातु के साथ जो अम्ल की प्रतिक्रिया होती है वो अम्ल की ताकत पर निर्भर करती है तो बेटा दोनों अम्ल, लेकिन ये ताकत किस में ज़्यादा है, कौन स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है अम्ल के रूप में एक मजबूत अम्ल होता है, मतलब प्रबल अम्ल होता है।
यह धातु के साथ जोरदार प्रतिक्रिया देगा और बुदबुदाहट के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। कौन करेगा? जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इस परख नली ए में, ये अम्ल के रूप में एक प्रबल अम्ल है, यानी कि मजबूत अम्ल है। तो ये जब धातु के साथ, कौन सी धातु के साथ है? मैग्नीशियम की पट्टी के साथ क्या करेगा? ये जोरदार प्रतिक्रिया देगा और बुदबुदाहट के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। जबकि एसिटिक अम्ल एक बहुत कमजोर अम्ल है, धातु के साथ प्रतिक्रिया करने में ये समय लगेगा इसे, और धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस देगा। तो किस परख नली में तेजी से बुदबुदाहट होगी? परख नली ए में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को खींचे। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहाँ पे दिखाई है बेटा। अब ये आप देख सकते हो किस तरह से खींची जाती है। मैं आपको एक समझा देती हूँ, यहाँ पे मैंने दिखा रखी है आपको। देखो, मैथेन है, मैथेन का फार्मूला हमारे पास होता है CH4। तो ये हमने यहाँ पर कितने H लेने हैं? 4 H लेने हैं ये। अब हमारे पास कार्बन, कार्बन क्या होता है बेटा? यहाँ पे इसका आपको परमाणु संख्या पता है 6 होती है, तो कार्बन की तो 6 और 2 और 4 इस तरह से ये बांटे जाते हैं कोशों में। तो अब इसमें 4 जो बाहर वाले कोश में होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो हमने यहाँ पर दिखाने हैं। तो कितने लेने हैं आपने? 4 लेने हैं। कितने लोगे आप? 4, 1 2 3 और 4, ये लगा दिए हमने कार्बन के चारों ओर। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है? हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं बेटा? आपको पता है, एक एक होता है। तो वो आपने एक तो एक ही रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इसका दिखाना है हाइड्रोजन का, यहाँ दिखा दिया, यहाँ दिखा दिया, यहाँ दिखा दिया। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाते हैं तो उसमें 2 या 8 हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि एक ही था तो इसके हम 2 बना सकते हैं, इसके हम 2 पूरे कर सकते हैं। तो वो किस तरह से किए जाएंगे? एक कार्बन का ले लिया जाएगा, ऐसे ऐसे दिख रहा है बेटा। ये कार्बन का ले लिया हमने हाइड्रोजन के साथ, तो इसके 2 पूरे हो गए। अगर यहाँ पे और होते ज़्यादा तो हम 8 पूरा करते, ऑक्टेट जिसको हम कहते हैं। अब कार्बन के हमने कितने करने हैं? कार्बन के क्योंकि हमारे पास 4 हैं तो हम कार्बन के करेंगे 8। अब 8 कैसे करेंगे? देखो ऐसे, ये ध्यान रखना है आपने, सारे इसके अंदर आने चाहिए। इस तरह से ये बनता है आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, इसी तरह से आपने बनानी है एथीन की और मैथेनल की। ये है आपका यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे? तो ये देखिए, ये आपको याद रखना है। पहले नाम क्या होता है? मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ये नाम आपको याद रखने हैं। अब इसमें मिथ में कितने कार्बन होते हैं? 1 2 3 4 कार्बन गिनने आपने, कार्बन होते हैं ये इसमें मिथ वाले में। अब मिथ वाले में देखो बेटा कितने कार्बन है? 1, तो मिथ तो आएगा नहीं। अब यहाँ पे हमारे को दिख रहे हैं 2 कार्बन, तो हम 2 कार्बन वाला नाम लेंगे। इथ भी कह सकते हैं इसको, एथ भी कह सकते हैं। ठीक है, एथ, मिथ, एथ दोनों आप देखोगे किताब में, किसी किताब में मिथ लिखा हो, किसी में एथ लिखा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन हो गए, तो हम ये वाला नाम लेंगे। अब ये जो हमारे पास लगा हुआ है हैलोजन ग्रुप का, ये क्लोरो ब्रोमो आयोडो होता है हमारे पास हैलोजन ग्रुप में, ये Br लगाया गया है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा ब्रोमो, और ये है एथ से या इथ से ये बन गया एथेन। एथेन बन गया ये आपका ब्रोमो एथेन। ठीक है, एक एच को हटा के यहाँ पे ब्रोमोइन को जोड़ दिया गया है, तो इसलिए ये बन जाता है ब्रोमो। हैलोजन ग्रुप के हैं इसलिए यहाँ पे ब्रोमो नाम होएगा। यहाँ पे मान लो Cl लगता है तो क्लोरो बोलते, क्लोरो एथेन। अब नेक्स्ट है आपका, इसमें देख रहे हो आप कितने कार्बन है? 1 2 3, तो 3 वाला नाम आएगा प्रोप वाला। अब ये आपका कीटोनिक ग्रुप का है, तो इसका नाम क्या है? कीटोनिक मतलब CO जब लगता है COO, तो ये कीटोनिक ग्रुप का होता है। और ये हैलोजन ग्रुप का है ऊपर वाला, तो इसको हमने कीटोन की फॉर्म में नाम देना है, तो ये बन गया प्रोपेनोन। कीटोन, कीटोन में याद रखना पीछे ओन होना चाहिए, कीटोन। ठीक है, तो ये बन गया प्रोपेनोन, क्योंकि इसका पूरा नाम पहले है प्रोपेन। तो ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई है। यहाँ पे आप सोचोगे मैं यहाँ तो मैडम ने खाली प्रोप लिखा है, तो ये प्रोपेन जो है फुल फॉर्म है, और फिर ये कीटोन का लग गया ओन, ये याद रखना है आपको बेटा। अब ये जो है CHO, ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप का होता है, ये एल्डिहाइड, जो इसमें L लगता है पीछे, क्या लगता है इसमें? L। तो ये है आपका CH3CHO, यहाँ पे कार्बन गिनिए 1 और 2 कार्बन हो गए, तो 2 वाला ये भी एथ वाला आएगा, तो इसको हमने बोला एथेनल, क्योंकि याद रखना है एल्डिहाइड ग्रुप में आपको
पीछे एल लगाना है, एथेन, एथेनल, ये बन गया आपका। अब अगला है आपका संक्षारण क्या है। संक्षारण क्या है, इसके 2 उदाहरण लिखिए और उन 4 विधियों के नाम बताइए जिनका उपयोग संक्षारण को रोकने के लिए किया जाता है। संक्षारण होता है बेटा जंग लगना। जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है, यानी कि वायु में ऑक्सीजन मिली होती है, और जब इनको आप खुला रख देंगे वायुमंडल में, यानी कि बाहर खुले में रख देंगे आप अपने घर में या कहीं भी जहाँ पे आप काम करते हैं, देखो अब इसमें क्या होगा, जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों और नमी की उपस्थिति से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब जंग लगता है तो आप देखते होगे बेटा, लोहे पे तो आपने देखा होगा जंग लग जाता है तो वो परत ऊपर से उतर जाती है। इस तरह से उसका धातु का जो लोहा है वो कमजोर होने लगता है। आपने अपने घर में दरवाजे देखे होंगे बेटा, दरवाजे पे जब जंग लग जाता है तो वो जंग उतरता है, तो वो लोहा भी साथ में उतर गया, वो लोहे का ही जंग बना है। कैसे हुआ ये, बाहर वायुमंडल में खुला रखने पर हुआ, क्योंकि वो नमी के संपर्क में आ जाते हैं। अब इसके 2 उदाहरण जो हैं वो है लोहे पर जंग लगना है, चांदी का काला पड़ना है, तांबे की सतह पर हरे रंग की परत का चढ़ना है। आप देखते हो बेटा, मम्मी जो आपकी चांदी की पंजेब पहनती है वो काली हो जाती है, तो वो चांदी पर काला काला कलर हो जाता है। नंबर 3 है तांबे की सतह पर हरे रंग की परत का चढ़ना। अगर आपके घर में कोई तांबे की चीज़ है तो उसको आप बाहर में खुला रख के देखिए, उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाएगी। तो ये आपके एक नंबर में भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि चांदी पर कौन सी रंग की परत चढ़ जाती है, वो काले रंग की, और तांबे की सतह पर कौन सी रंग की परत चढ़ जाती है, हरे रंग की। ये एक नंबर में आपका आ सकता है, ये ध्यान रखना है बेटा। और लोहे पर जो होता है जंग लगता है वो होता है लाल भूरे रंग का कहलाएगा वो, ठीक है, लाल भूरे रंग का। 4 विधियों के नाम लिखने, हम किस तरह से उसको संक्षारण को रोक सकते हैं, पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर। बच्चे इसी को सारे सोचते हैं ये 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए। नहीं बेटा, ये एक ही पॉइंट में आएंगे। उसके बाद जो आपने दूसरा पॉइंट लिखना, विधि बतानी है आपने, यशद लेपन आएगी आपकी। लोहे की वस्तुओं पर जस्त की परत चढ़ाकर उसको हम यशद लेपन कहते हैं। नंबर 3 करना है हमने क्रोमियम लेपन करना है। नंबर 4 पे करनी है एनोडीकरण, मिश्र धातु बनाकर की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब वैद्युत संयोजिक यौगिक क्या है, उसके गुण धर्मों को स्पष्ट कीजिए। वैद्युत संयोजिक यौगिक क्या होता है, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। तो क्या होते हैं बेटा वैद्युत संयोजिक यौगिक, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को वैद्युत संयोजिक यौगिक कहा जाता है। इसके गुण धर्म को आप बेटा कर लेना अपने, जहाँ भी आपने कॉपी में लिखे हो, अपने हेल्प बुक से जहाँ से भी आपने करने हैं, ये गुणधर्म लिखने हैं आपने। नेक्स्ट आपका है, कोशिका में ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। ये आपको याद रखना है। कोशिका जो सेल होती है, हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से बना है बेटा। तो कोशिका में ग्लूकोज का जो हमारा भोजन बनता है वो ग्लूकोज के रूप में हो जाता है। उसका पाइरूवेट में विखंडन कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। ये आपको याद रखना है। पौधों में पत्तियों का मुरझाना किसके कारण होता है, वो होता है एब्सिसिक अम्ल के कारण। तो एब्सिसिक अम्ल कहाँ होता है, ये भी पूछा जा सकता है। पौधों में, मानव में, पत्तियों में। तो पौधों में पत्तियों का मुरझाना किसके कारण होता है, एब्सिसिक अम्ल। तो एब्सिसिक अम्ल कहाँ होता है, पादपों में। याद रखना है, पौधों में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ओजोन के अणु ऑक्सीजन के डैश परमाणु से बनते हैं। ओजोन का जो फार्मूला होता है बेटा O3 होता है। तो इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 बन। ऐसे ऑक्सीजन में क्या होता है O2, तो उसमें कितने परमाणु होते हैं, 2। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका, जैविक आवर्धन क्या है। तो जैविक आवर्धन क्या होता है, खाद्य श्रृंखला में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करते समय रसायनों की सांद्रता में वृद्धि को जैविक आवर्धन कहते हैं। खाद्य श्रृंखला जो होती है उसमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, जैसे उत्पादक से हम किस पे जाते हैं, पहले उत्पादन होता है जैसे हरी घास है, फिर उसको कौन खाता है, उसको खाने वाले शाकाहारी है, मांसाहारी है। तो ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करते समय रसायनों की सांद्रता में वृद्धि को हम कहते हैं जैविक आवर्धन। याद रखना है बेटा आपको। 25वां है आपका, यही 2 अभिकथन और कारण है, वही आपको चेक करने हैं, दोनों सही है या गलत है। तो पपीते के सभी पौधे फल नहीं देते, ये बात बिल्कुल सही है। पपीते के पौधों में केवल एक लिंगी फूल होते हैं, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन रहेगा ए, दोनों सत्य हैं। और आर ए की सही व्याख्या, क्योंकि दोनों बातें पपीते से ही रिलेटेड हैं, तो ये आर ए की सही व्याख्या है।
नेक्स्ट आपका संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवांशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। ये बेटा आपका मैंने यहाँ पे आंसर लगा दिया, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, संतति मतलब संतान पैदा करने में नर और मादा जनकों द्वारा आनुवांशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। अगला है आपका लक्षणों की वंशागति के नियम किसने दिए थे, उनके प्रेक्षणों के लिए अध्ययन किए गए जीव का नाम लिखिए। तो लक्षणों की वंशागति के लिए नियम दिए थे ग्रेगर जॉन मेंडल भी लिख सकते हो या ग्रेगर मेंडल भी लिख सकते हो। और उनने जो प्रेक्षण दिए थे वो किस पर दिए थे, मटर के पौधे पर। अपने अध्ययन के माध्यम से विरासत के मूल सिद्धांतों को उन्होंने उजागर किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। ये भी आपका यहाँ पे लगा दिया गया है, पादप क्या क्या करते हैं, किन विधियों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका है एड्रेनल हार्मोन के स्रोत ग्रंथि का नाम बताइए। जब एड्रेनल रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। एड्रेनल हार्मोन कहाँ से निकलता है बेटा, वो है अधिवृक्क ग्रंथि से। तो इससे क्या क्या होता है हमारे, जब ये रुधिर में स्रावित होती है हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। रुधिर मतलब खून की आपूर्ति कम हो जाती है हमारे पाचन तंत्र और त्वचा में। नेक्स्ट है आपका रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। जो खून की दिशा होती है वो हमारी कंकाल पेशियों की ओर हो जाती है। और श्वसन दर बढ़ जाती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है, पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। इसके बाद ये आपके है पत्ती की अनुप्रस्थ काट का एक नामांकित आरेख बनाए। इसकी भी पिक्चर बेटा देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया, इनके नाम याद कर लीजिए और देखिए किस तरह से ये हमें बनानी है। मानव हृदय का एक नामांकित आरेख बनाए, ये भी आपके बेटा बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको पिक्चर दे दी जाए पेपर में और आपने उसके नाम लिखने हो, तो ये नाम आप याद कर लीजिए अच्छी तरह से। और जिन बच्चों को बनाना आता है वो बनाने की प्रैक्टिस दोबारा से करिए अच्छी तरह से, क्योंकि कोई भी आपका डायग्राम आ सकता है। सभी डायग्राम आपने बुक में जो भी दे रखे हैं उनको आज प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, एकल जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रजनन की किन्हीं 5 विधियों की स्पष्ट कीजिए। बेटा देखो ये इसने कहा एकल जीवों द्वारा यानी कि एक जीव द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रजनन की किन्हीं 5 विधियों, तो इसको हम अलैंगिक जनन की विधि भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें या तो नर ही भाग लेता है या मादा ही भाग लेती है, तो उसे हम एकल जीव कहते हैं। अलैंगिक जनन की विधियाँ भी कहते हैं इसे हम। तो ये मैंने आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गर्भ निरोधन क्या, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों को स्पष्ट कीजिए। ये मैंने आपके दोनों के आंसर जो है यहाँ नीचे लगा दिए हैं बेटा, आप देख लेना इनको कि इनके आंसर आपके क्या आ गए हैं। ये आ गए हैं, ये आपका जैसे क्या हुआ है, ये हमारा ये आपका ऊपर नीचे हो गया है। ये आपके हैं यहाँ पे अलैंगिक जनन की विधियां हैं, विखंडन, खंडन, पुनरुद्रवन, पुनर्जनन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन। इनके बारे में आपको लिखना है क्योंकि 5 मार्क्स का आपका ये आंसर है। और फिर ये मैंने आपको यहाँ दिखाई है जो गर्भ निरोधन की विधियाँ हैं, ये यहाँ पे लगा दी गई है। ठीक है बेटा, इन विधियों को आप पढ़ लेंगे और आप फुल मार्क्स लेंगे। ठीक है, इन्हीं पेपर में से आपका ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छी तरह से तैयारी करना बेटा, बाय बेटा।